शेयर बाजार को है चुनावी नतीजों का इंतजार और अब नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद क्या सुस्त पड़ेगी बाजार की चाल, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजे हैं आखिरी पड़ाव पर। वहीं मिड कैप इंडेक्स को देखें तो वो भी है ऑल टाइम हाई पर। तो ऐसे में कुछ सवाल अहम हो जाते हैं, जैसे कि चुनावी नतीजों के पहले कहाँ हो आपका फोकस, नई सरकार के बाद कहाँ पे हो आपका फोकस और कहाँ आ सकते हैं कमाई के मौके। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आज देखेंगे हम इसको अपने एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया की नज़र से, इस खास शो निकुंज की नज़र में। निकुंज साहब, बहुत बहुत थैंक यू अपना समय देने के लिए। आपसे बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, जैसे कि इलेक्शंस, क्योंकि एक बहुत क्रूशल समय है। FIIs शायद इंडिया वापस देखना शुरू कर दें, साथ ही नतीजे भी अब ख़त्म होने वाले हैं। पर सबसे पहले इलेक्शंस पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप कई सालों से इलेक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं। पर जिस तरीके का हमने डेवलपमेंट पिछले 10 साल में देखा, लाजमी है कि करंट सरकार उसको बोलेगी ही कि पूरी कॉन्फिडेंस है। पर रिटेल निवेशकों के दिल में दो सवाल आ जाते हैं। पहला कि क्या ये बुल रन हम मिस ना कर दें, और दूसरा कि ये नतीजे कितने फैक्टर्ड इन है और क्या बड़ी बिकवाली हो सकती है नतीजों के बाद। तो ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मार्केट की पोजीशनिंग की बात करते हैं। मार्केट की पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, 15 दिन पहले 20 दिन पहले मार्केट में भय था। लग रहा था कि इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर के स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी उथल पुथल हो रही थी, मगर अब ऐसा नहीं लगता है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग ऑल टाइम हाई पर है। मार्केट कैप जिसे हम बोलते हैं इंडिया की, वो $5 ट्रिलियन हो चुकी है। तो मार्केट में पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने एक टर्न देखा है। सेंटिमेंट को टर्न होते समय नहीं लगता है, और मार्केट का सेंटिमेंट टर्न हो चुका है। तो हमने एक प्री इलेक्शन रैली जिसे हम बोलते हैं, हमने काफ़ी एक बढ़िया प्री इलेक्शन रैली देखी है मार्केट में। हालांकि प्री इलेक्शन रैली आई है, इस मार्केट के इस पूरे रैली के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी निवेश करा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ा निवेश नहीं करा है। कैश और एफएनओ में वो शॉर्ट हैं, और रिटेल एक्टिविटी इस समय काफ़ी ज़्यादा है। हम मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जो रैली आई है वो एक प्रकार का इंडोर्समेंट है, एक प्रकार की होप है, या एक प्रकार का मार्केट की कलेक्टिव विजडम आपको बता रहा है कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूटी रहेगी। अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो क्या होगा, जो अच्छा काम हो रहा है वह चलता रहेगा। अच्छा काम कहाँ पर हो रहा है मार्केट की नज़र से अगर मैं देखूँ तो डिजिटल इंडिया में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर रोल, रेड, डिफेंस, रोड उनके अंदर हो रहा है। तो मार्केट के अंदर जो हम पैटर्न्स देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, वो एक प्रकार का इंडोर्समेंट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि मार्केट के अंदर इलेक्शन को लेकर के कंटिन्यूटी है और मार्केट उसी पर बेट कर रहा है। ये मार्केट की पोजीशनिंग है। हमने एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग प्री इलेक्शन रैली देखी है जिसके अंदर DI ने पार्टिसिपेट जम के करा है, रिटेल एक्टिविटी अच्छी है, और FI पूरी तरह से चुक चुका है। पर सब इसमें अब बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि कुछ बड़ी थीम्स इमर्ज होके आई, जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे थे, पर इतने रनअप के बाद और अब जब सरकार आती है तो हमने देखा है कि ऑलरेडी कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके 100 डेज प्लान तैयार हैं कुछ सिलेक्ट सेक्टर्स के लिए। तो नतीजों के बाद अगर नतीजे फेवर में आते हैं, जिस तरीके से मार्केट पोजिशनिंग आप बता रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको खास ध्यान रखने चाहिए? देखिए, मार्केट में इस समय आप मार्केट को 2 या 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक हम बांटते हैं मार्केट को शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म यानी कि इलेक्शन और इलेक्शन रैली, और मार्केट में अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है मार्केट की पोजीशनिंग को देखते हुए, और मार्केट के अंदर जिस प्रकार से PSU स्टॉक्स में रफ्तार आई, जिस प्रकार से मार्केट PSU के अंदर हमने देखना एक प्रकार की दोबारा री रेटिंग हुई पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, मुझे लगता है कि वह जो ट्रेड है वह इलेक्शन के आसपास स्टॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं। अभी सस्ते स्टॉक्स नहीं हैं। इनके अंदर जो नियर टर्म अपसाइड है, वो नियर टर्म अपसाइड एक हम प्राइस एक्शन इस समय कैप्चर कर रहा है। फिर आती है 3 से 5 साल की बात। 3 से 5 साल के अंदर जितने भी थीम्स हैं, वह सरकार के डिफेंस के प्लान्स हों, या फिर रेलवे में एक्सपेंशन हो, या फिर रोड्स के हों, या फिर पोर्ट्स के हों, उनके अंदर मुझे लगता है कि अभी काफ़ी ग्रोथ आती रहेगी। तो ये बड़े थीम थे, बड़े थीम हैं, बड़े थीम रहेंगे। मगर शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है जो इलेक्शन ट्रेड्स हुई हैं, वह या तो इलेक्शन से एक दिन पहले, या फिर इलेक्शन के दिन, या इलेक्शन के आसपास, आपको उन इलेक्शन ट्रेड में अगर आपने बेट करा है, सपोज आपने मई बिगनिंग में थोड़ी बिकवाली करी सोच करके कि स्थिर सरकार आएगी और मार्केट के अंदर उछाल आएगा, तो मुझे लगता है कि वो नतीजों के पहले ही थोड़ा सा उछाल इस समय आ चुका है। तो आप SIP अगर है
आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने 3-4 साल का व्यू लिया, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आपने अगर 3 हफ्ते का व्यू लिया है तो वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, तो अगर 3 हफ्तों का व्यू है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ राय आ रही है। पर एक बड़ा सवाल, FIIs कब वापस देखेंगे इंडिया को? सृष्टि, वो आएंगे और मुझे लगता है कि दुम दबा करके वापस आएंगे। देखिए, हमने थर्सडे को देखा था कि एक दिन में 4,000 करोड़ की बिकवाली कैश में उन्होंने करी थी। FI के जो आंकड़े हैं वो 1 लाख करोड़ के समय इस साल की नेट सेल फिगर है। 35,000 करोड़ के आसपास मई की सेल फिगर है। मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। FIs क्यों बेच रहे हैं? कई कारण हो सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट से पैसा इस समय निकल रहा है। US के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है पीक नहीं हुई है, और तीसरा डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस समय कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है। तो एक हो सकता है तकनीकी कारण हो कि इंडिया नहीं, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है। तो आने वाले 6 महीनों में मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स US में नीचे आएंगे। मुझे लगता है कि US इलेक्शन के आसपास वहाँ पे थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स को नियर टर्म में बेनिफिट मिले। और तीसरा, जिस प्रकार से इंडियन इकॉनमी इस समय चल रही है, भले RBI की डिविडेंड आ रही है, अर्निंग्स आ रही है, जिस प्रकार से हमारी GDP ग्रोथ आ रही है, जिस प्रकार से वैल्यूशंस हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास और कोई रास्ता ही नहीं है इंडिया को इग्नोर करने का। इंडिया अभी भी बहुत पोर्टफोलियोज़ में अभी भी अंडरवेट है, या फिर इंडिया मार्जिनल वेट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल के अंदर इंडिया का जो ग्लोबल वेटेज है वो बढ़ेगा। MSCI इंक्लूजन, बॉन्ड इंक्लूजन इंडिया का हो रहा है, उसकी वजह से इंडिया को फ़र्क पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड्स कम आ रही है, करेंसी स्टेबल हो रही है। कुल मिलाकर के जो इंडिया स्टोरी जिसे हम कहते हैं सेटिंग ऑन द टेबल, इस समय इतनी ज़्यादा है कि आप या तो आ जाएं या कल आएँ, मगर आपको आना पड़ेगा। FIs के पास 2 ऑप्शन है। अभी वैल्यूशन इतने महंगे नहीं है, या तो अभी ख़रीद लीजिए, या फिर थोड़े दिन बाद जब वैल्यूशन महंगे हो जाएंगे जब खरीदें। तो FIs तो वापस आएंगे, ये मुझे लगता है, और ये मैं भी गारंटी दे सकता हूँ। मगर जो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हालांकि FIs ने बिकवाली करी, 1 लाख करोड़ की बिकवाली करी, चाहे बड़ी फिगर है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खड़े में हर महीने 20,000 करोड़ की सिप आती है। हर महीने म्यूचुअल फंड्स नई NFOs लॉन्च कर रहा है। रोज़ हम देख रहे हैं रिटेल के नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट है इस समय चक्र बदल चुका है। देखिए श्री, 2000 से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ। उस समय हमारे लिए एक ही मैटर करता था डेटा, FI का फ्लोस, क्योंकि 2000 से 2010 में रिटेल इन्वेस्टर्स TMT क्रैश के बाद मार्केट से निकल रहे थे। उनको 9/11 के बाद और मार पड़ी थी, 2008 के अंदर एकदम सफा चट हो गए थे। तो 2000 से 2010 के मार्केट में लोगों ने बिकवाली करी है डोमेस्टिक में, और FI ने खरीदारी करी। वो सबसे बड़े बायर थे। 2010 से 2020 में हमने देखा कि अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स आए थे, और बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स आए थे जिन्होंने समझदारी से पैसा बनाया, मगर फैमिली ऑफिसेज और जो बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद ये पहली बार आया है ऐसा माहौल मार्केट के अंदर, जहाँ पे एक आम रिटेल इन्वेस्टर सिप के थ्रू या फिर नए डीमैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये ट्रेंड एक मल्टी ईयर ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड है मुझे लगता है चलता रहेगा, और मेरे हिसाब से रादर देन गेटिंग ऑब्सेस्ड विद FIs, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट वी हैव, एंड आई थिंक वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोस। तो FIs इंपॉर्टेंट है, अभी अगर कोई बाहर आएगा तो मना हम नहीं करेंगे, मगर ओवर डिपेंडेंस मत रहिए। इस मार्केट ने नया हाई बनाया बिना FIs के। आई थिंक सबसे बड़ी बात हुआ है। जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हमने कोई सब्सटैंशियल बाइंग नहीं देखी है। पर एक सवाल वैल्यूएशंस का भी है मेरे पास, और दूसरा सवाल ये है कि FIIs जब लौटेंगे, जब वो वापस आएंगे, फुल फोर्स के साथ आएंगे, तो ऐसे में कहाँ ध्यान रखें? क्योंकि कई सारे FIIs की जो होल्डिंग है, ओनरशिप है, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा है। तो क्या उस समय जब हम देखेंगे उनके आंकड़े इस तरीके से आ रहे हैं, क्या लार्ज कैप में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर अगर चीज़ें ठीक रहती हैं तो मिड और स्मॉल कैप के भी कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, इस मार्केट को अब वो समय आ चुका है कि हम मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड मत करिए। लार्ज कैप सस्ते हैं, मिड कैप खराब हैं, स्मॉल कैप महंगे हैं, ऐसा मत करिए। बिकॉज मार्केट के अंदर कई लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो इस समय महंगे हैं, कई स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि एक धारणा है मार्केट के अंदर कि FI मीन्स ओनली लार्ज कैप, एंड DI मीन्स मिड कैप, एंड रिटेल मीन्स स्मॉल कैप, एंड ऑप्शंस मीन्स ओनली ट्रेडर्स। ऐसा नहीं है। मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है, मार्केट काफ़ी वाइड स्प्रेड है। मगर इन जनरल जो आप कहने सृष्टि ठीक है एकदम, कि मार्केट में अक्सर हमने देखा है कि FIs दे लाइक टू बाय 4 or 5 पॉकेट्स। नंबर 1 इज बैंक्स, especially private banks. Number 2, they have bought historically a lot of IT companies. Number 3, they have bought a lot of consumer companies. Number 4, they have bought a lot of some of these new age startup companies. And एक और सेक्टर जिनमें हालांकि उनकी अभी इतनी बड़ी होल्डिंग नहीं है, पर टिपिकली मैंने देखा है कि काफ़ी ओनरशिप बढ़ रही है FIs की, वो है आपके मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज, केपेक्स रिलेटेड जो होती है, इंजीनियरिंग ग्लोबल MNCs होती है, उनके अंदर इनकी ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा है।
तो आप ये बोलेंगे कि भाई जो बेचा है वही वापस लेने आएंगे, तो पहला तो एक वो है उस बात पर है। मगर मुझे ये भी लगता है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि एफआई एक कैटेगरी है, मगर उसके अंदर काफ़ी प्लेयर्स होते हैं। ETF होता है, हेज फंड होता है, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, इंडिया डेडिकेटेड फंड्स होते हैं, इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं, MSCI बेंचमार्क फंड्स होते हैं। तो इतने रजिस्टर्ड एफआईस को एक प्रकार से बोलना कि भाई HDFC बैंक इसलिए ले लो बिकॉज एफआई आने वाला है, आई थिंक दैट वुड बी स्ट्रेचिंग इट टू फार। बट इन जनरल येस, एज एन अप्रोच FIs have historically avoided small caps, they've avoided mid caps because वहाँ लिक्विडिटी इनको नहीं मिलती है, वहाँ पे कंप्लायंस के इश्यूज आते हैं और वहाँ पे मैनेजमेंट को लेकर के शायद अभी थोड़ा काम बाकी है। ओके अच्छा, वैल्यूएशंस पे आपने बताया कि हमारे वैल्यूएशंस को लेकर जो है उनका अप्रोच जो है फिर से चेंज हो सकता है, पर इस बीच एक ये भी थीसिस चल रही है कि चाइना के जो वैल्यूएशंस हैं वो कुछ लोगों को, इन्वेस्टर्स को थोड़े से अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं ये चाइना की जो थीम फिर से बिल्डअप हो रही है, क्योंकि उसके स्टॉक मार्केट्स भी उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ मेटल काउंटर्स इंडिया में उस पूरी थीम से एक क्यू लेकर जो है वो अच्छी रैली दिखा रहे हैं। तो इंडिया वर्सेस चाइना और कौन सी थीम्स को फोकस में रखना चाहिए अगर इस पे हमें भरोसा करना है? देखिए, चाइना की जो थीम है मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि चाइना अच्छा है, चाइना सस्ता है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, आप अगर मुंबई शहर में रहते हैं तो नैरमन पॉइंट का सी फेसिंग फ्लैट हमेशा मुंबई सबअर्ब से ज़्यादा रहेगा। मेरे हिसाब से मुंबई का जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर मोर लाइक अ ग्रेट सी फेसिंग फ्लैट इन द बेस्ट लोकेशन ऑफ बॉम्बे। और अगर चाइना की आप बात करें तो चाइनीज़ मार्केट के अंदर हमें वो कंफर्ट नहीं मिलता है। चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना इजी है, मगर चाइना के अंदर से पैसा वापस निकालना बहुत मुश्किल है। चाइनीज़ इकोनॉमी को लेकर के कई सेक्टर्स के अंदर ऐसे ऐसे बैकवर्ड ड्रैकोनियन चेंजेस हुए हैं जिनको लेकर के किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए समय इजी नहीं रहा है। तीसरा, वहाँ की इकॉनमी अभी भी समझना बड़ी मुश्किल है, बिकॉज चाइना से जो डेटा आता है आप उस डेटा को बहुत रिलायबल डेटा नहीं मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हालांकि हम एंडलेसली आर्ग्यू कर सकते हैं कि चाइना चला नहीं है, सस्ता है, जी हाँ, मगर सोने और पीतल के भाव में हमेशा डिफरेंस होता है। इंडिया इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट वी आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम बिकॉज वी डिजर्व टू टेक ट्रेड एट अ प्रीमियम। दूसरा, इंडियन मार्केट की जो वैल्यूएशंस हैं जी हाँ है, मगर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हैं। और जब मार्केट के अंदर कंफर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग है, डीमैट हो चुका है, कंफर्ट ऑफ रेगुलेशन है, कंफर्ट ऑफ पॉलिसी है, तो मार्केट हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। देखिए, सोना पीतल दोनों में डिफरेंस क्या है? चमक का फ़र्क है, मगर कीमतों में भी फ़र्क है। तो वही है, इंडिया की चमक अलग है, चाइना की चमक अलग है। उम्मीद है चमक ऐसे ही बरकरार रहे, पर इस चमक में नतीजों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से अर्निंग्स हमें सपोर्ट कर रही हैं उसके चलते कई सारी थीम्स ने भी अच्छे से प्ले आउट किया है। क्योंकि हम Q4 अर्निंग्स के टुवर्ड्स द एंड में हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे रिजल्ट सीजन में कोई एक आउट परफॉर्म सेक्टर जो आपको समझ में आता है, क्योंकि हमने देखा ऑटो कंपनीज अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं, FMCG कुछ कंपनीज ने सरप्राइज किया, पर आपके लिए कोई सेक्टर जो स्टैंड आउट किया हो? देखिए, ऑटोज़ आप मेरे से ज़्यादा ट्रैक करते तो आपको ज़्यादा पता है। मगर अगर मैं बात करूं कि मेरे लिए 2 या 3 मेरे लिए सरप्राइज़ क्या है, देखिए बैंक से नतीजे अच्छे आने वाले थे, सबको पता था। IT के नतीजे ख़राब आने वाले थे, सबको पता था। मगर सरप्राइज़ कहाँ पर आया? मेरे हिसाब से सरप्राइज़ 2 या 3 पॉकेट्स में है। 1, FMCG मार्जिन्स। जितनी भी FMCG कंपनीज ने मार्जिन्स दिए हैं या वॉल्यूम ग्रोथ दी है, भले हिंदुस्तान लीवर हो या ITC हो या फिर हुनासा कंज्यूमर हो, सबने मार्जिन्स अच्छे दिए, यानी इनपुट प्राइसिंग उनकी कम हो रही है और वॉल्यूम ग्रोथ ठीक है। देखिए, FMCG में क्या होता है सृष्टि, जब कंपनियों के दाम बढ़ते हैं तो दाम बढ़ा देते हैं, मगर जब दाम कम होते हैं वह दाम कम गिराते हैं, कम नहीं करते। तो जो एक बार दाम आपने एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये से 110 रुपये करा, मगर आप जब दाम गिर जाते हैं, बिकॉज कमोडिटी सिक्लिकल होती है, तो आप जो दाम कम करते हैं वो 110 से 105 करते हैं, वो 5 रुपये आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही ब्रांड्स होते हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर होता है, जहाँ पर आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो FMCG क्षेत्र में पहली बार मैंने कई क्वार्टर्स के बाद देखा मार्जिन ठीक हो रहे हैं, एक वो मुझे बड़ा अच्छा सरप्राइज लगा। सेकंड, रूरल इंडिया से रिलेटेड ये जो भ्रम था कि भाई रूरल इंडिया ख़राब है, तो मुझे तो ट्रैक्टर सेल्स अच्छी दिखी महिंद्रा की। अब वो भी जो गाइडेंस दे रहे हैं 7% की गाइडेंस दे रहे हैं, वो भी बुरी नहीं है, मुझे कंजर्वेटिव लग रही है, वो बुरी नहीं है। आप 2 व्हीलर के नंबर देखिए, हीरो मोटर कॉर्प के नंबर्स कितने अच्छे आए हैं। तीसरा, अगर आप देखें FMCG जो मैं बात कर रहा था, HUL को हटा दें, HUL एक मापदंड नहीं है, डिफरेंट रीजंस की वजह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो रूरल इंडिया में मुझे लग रहा है कि फोकस इस समय जो रिकवरी की लोग मंदी की बात कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मंदी नहीं दिख रही है।
तीसरी अगर आप बात करें ऑर्डर बुक जो केपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की समय है आई है वो ज़बरदस्त आई है। ऑर्डर बुक जब आपके पास आ जाती है तो आपको ये पता है कि 2-3 साल काम धंधा अच्छा चलता रहेगा। तो मुझे लगता है वो 3 बड़े सरप्राइजेस आए हैं। रेगुलर चीज़ों में तो बैंक के नतीजे अच्छे थे, एनबीएफसीज में थोड़ा इधर उधर था, आईटी के नतीजे ख़राब थे, मेटल्स के नतीजे बेस इफेक्ट की वजह से अच्छे लग रहे थे, जोमेटो पॉलिसी बाजार इनके नतीजे ठीक थे, मगर सरप्राइज जो आया वो मुझे लगता है मेरे हिसाब से एफएमसीजी मार्जिन्स एंड रूरल रिकवरी में। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से भी बताया कि कैसे कैच करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि ऐसे सेक्टर्स पकड़ो जो हम डे इन एंड डे आउट उन्हें फील करें, और एफएमसीजी में क्योंकि हम ये सब चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो कई बार वो मिस हो जाता है कि ऐसी हम बारीक चीज़ें जो हैं उसको। देखिए, ब्रांड वह होता है जो प्राइस बढ़ा सकता है, और ब्रांड वह होता है कि जब कीमतें कम होती हैं तो वह जब रिवर्स आता है कमोडिटी में वो मेंटेन करता है। तो अब जो थीम्स की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस समय जो गर्मी है वो एकदम कड़क गर्मी है, आप महसूस भी कर सकते हैं और आप उसकी वजह से अपने पैटर्न्स भी चेंज कर रहे हैं। तो हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। एयर कंडीशनर्स इस समय ग्रो कर रहे हैं, और मैं वोल्टास से या फिर दूसरे एफएमसीजी दूसरी कंज्यूमर कंपनी से बात करता हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी से, वह हमें बोल रहे हैं कि भाई टियर 1 तो ठीक है, टियर 2 ठीक है, टियर 3 ठीक है, में टियर 4 टाउन से डिमांड आ रही है। इसका प्रमुख कारण ये है कि भारत में बिजली मिल रही है। आप घर में एसी लगा देंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? तो अब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो रही है और अब ईएमआई पे आप एसी ले सकते हैं, और सबको बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। तो एक छोटा सा ट्रेंड है मगर एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इंडिया चाइना को मैं कंपेयर करूँ तो एक अच्छा कंपैरिजन है कि इंडिया में एयर कंडीशनिंग लेवल्स आर जस्ट नॉट पेनिट्रेटेड। सेकंड, जो मेरी समझ है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, भाई गर्मी की रात है तो आप एसी लगाएंगे या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या फिर आप पानी पियेंगे या फिर यू कंज्यूम मोर प्रोडक्ट्स विच कीप यू कूल। सो यू लुक एट द कैटेगरीज। आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इन दिस क्वार्टर वरुण बेवरेजेस के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज आइसक्रीम सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। फिर गर्मी आती है तो गर्मी की राहत से बचने का हिल स्टेशन पे आप जाते हैं। देखिए, सब हिल स्टेशन इस समय फुल चल रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस समय जो ऐसी जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, होटल्स नहीं मिल रहे, तो वो थीम मुझे लग रहा होगा। जहाँ पर मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस समय मतलब कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ कैटेगरीज में इलेक्शन स्पेंडिंग, इलेक्शन की वजह से हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं आएंगे, कुछ रोड ऑर्डर्स नहीं आएंगे, कुछ जगह आप ट्रैवल करना चाहते थे आप नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह गर्मी ज़्यादा थी तो आप थोड़ी आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। तो एक छोटा ट्रेंड है, मगर वो मुझे लगता है उस पर नज़र रखिए। ओके, ये ट्रेंड्स हैं जो कि आपको नज़र में रखने हैं। कोई ऐसा सेक्टर, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजे जो हैं अब जैसा कि हम बात कर रहे थे ख़त्म हो गए हैं, खास तौर से आईटी पे आपसे राय जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। कई सारे लोगों की ये भी अप्रोच होती है कि अब जो नहीं चला क्या उसका चलने का समय आ गया है। तो आईटी क्योंकि का एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, हालांकि सेलेक्ट पॉकेट्स, सेलेक्ट स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पर एज अ स्पेस क्या चैलेंजेस अभी भी बरकरार है, और कब आपके लिहाज से, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आप कब उस पर बुलिश होंगे? नहीं, मैं तो काफ़ी समय से बेरिश हूँ और मुझे नहीं लग रहा, हो सकता है मैं गलत जाऊँ कि हो सकता है मैं गलत जाऊँ, पर मुझे अभी कोई कारण नहीं लग रहा है कि इसमें बुलिश होना चाहिए। फंडामेंटली आपको ये समझना चाहिए कि एआई से क्या हो रहा है। देखिए, जब आप Y2K के बाद आप जब गिरे थे तो आईटी आउटसोर्सिंग कम नहीं हुई थी। इंडियन आईटी बिजनेस क्या है? स्केल, आप लाखों कोडर्स रखते हैं। साइज, आप लाखों कोडर से खूब सारी एल्गोरिथम लिखा सकते हैं। और स्किल, आपके पास एबिलिटी टू कोड है, तो आप स्केल बड़ा, साइज, आप खूब सारा काम कर सकते हैं, और स्किल, कोडिंग आपको आती है। चाइनीज आर नॉट गुड इन कोडिंग, इंडियंस आर गुड इन कोडिंग, दैट इज स्किल। तो ये स्किल अब एआई ले रहा है। एआई क्या कर रहा है? एआई आप कोडिंग कर सकता है, आपकी मैन पावर कम हो रही है, और आपकी जो स्किल है वो अब एआई रिप्लेस कर रहा है। तो जो आईटी का जो बेसिक मॉडल था वह इस समय स्केल, स्किल और साइज पर था, उसको एआई अब कम कर रहा है। शायद इसी कारण से आप देखिए टीसीएस, उस कंपनी को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ, उन्होंने ईयर ऑन ईयर जो एम्प्लॉय एडिशन थे उसमें गिरावट है। कोई भी बड़ी आईटी कंपनी हमें इस प्रकार की का एक्साइटिंग टाइम नहीं बोल रही है। सबका मानना है जी हाँ हम रेलेवेंट हैं, हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ऑर्डर विन आ रही है, मगर वो वॉल्यूम में ट्रांसलेट, बिजनेस में ट्रांसलेट नहीं हो रही है। देखिए सृष्टि, मैं एक आईटी कंपनी का मैं बायर हूँ, सपोज मैं आपको एक बड़ा ऑर्डर देता हूँ
ऑर्डर 4 साल 5 साल में एग्जीक्यूट होगा। मगर 4 से 5 साल पहुंचने से पहले मुझे लगता है भाई ये तो ऑर्डर में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर एआई की वजह से 4-5 साल बाद मुझे सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं वापस आकर के रीनेगोशिएट करूँगा। मैं बोलूँगा जी ठीक है, थोड़ी देर से थोड़ी समय के बाद ऑर्डर को रीनेगोशिएट करता था। ऑर्डर तो आ गया मगर एग्जीक्यूशन चालू नहीं होता है। मुझे लग रहा है आईटी में ये हो रहा है। दूसरा, आईटी स्टॉक सस्ते नहीं है। चलिए, हर चीज़ हम कहते हैं ना कि भा भगवान छे, व्हाट इज़ इन द प्राइस। तो इस समय आईटी स्टॉक सस्ते नहीं है। आईटी स्टॉक्स इसलिए नहीं गिर रहे हैं बिकॉज इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी होते हुए बाय बैक करते रहते हैं। तो बिजनेस के अंदर कोई ऐसा टर्न पॉइंट नहीं दिख रहा है। स्टॉक सस्ते नहीं हैं और बाय बैक की वजह से इन स्टॉक्स को पकड़ के रखा गया है। और ग्रोथ आप देखिए 10% भी नहीं है। 10% तो एक बेस्ट ऑफ द आईटी कंपनी की लार्ज में नहीं है। इन्फोसिस वगैरह के नतीजे आप देखेंगे तो अभी भी कोई पहनापन तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो आईटी के अंदर मेरे हिसाब से अगर ये आईटी बिजनेसेस टर्न होते हैं तो ये बहुत साल के लिए टर्न होंगे। अच्छे जब टर्न होते हैं तो हो सकता है कि ये 2-3 क्वार्टर के अंदर ऐसा कुछ कर दें कि रेलेवेंस बढ़ जाए। तो एक मल्टी ईयर ट्रेंड है। तो इट इज़ बेटर टू बाय व्हेन द टर्न इज़ विजिबल रादर देन प्रीएम्प्टिंग द टर्न। मतलब आप को सामने जो हाथ में है वहाँ पर मुट्ठी बंद करिए रादर देन हवा में हाथ चलाएं, जिससे हवा मत पकड़िए, मेरा है मानना है। ओके, तो आईटी पे तो आपने नज़रिया दिया, पर इस शो को हम एंड करें उससे पहले कुछ एक अहम सवाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि देखिए एक इवेंट है और सबको लेके उसको एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है कि 5 साल के बाद एक इवेंट आ रहा है। और सिर्फ इलेक्शंस यहाँ पे हैं बल्कि यूएस के भी इलेक्शंस हैं। आए दिन हम फेड की कमेंट्री भी सुनते रहते हैं। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे पोजीशन करे अपने आप को? जहाँ आपने लॉन्ग टर्म बोला तो आपको समझना चाहिए लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा सेंटिमेंट पे चलता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी पे चलता है, लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स पे चलता है। तो मार्केट के अंदर जो भी इलेक्शंस की वजह से होगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा। मैंने 2003 में देखा था मार्केट को इलेक्शन वर्डिक्ट अच्छा नहीं लगा, मार्केट सर्किट डाउन था। 2008 में मार्केट को इलेक्शन का वर्डिक्ट 9 में इलेक्शन का वर्डिक्ट अच्छा लगा, मार्केट सर्किट अप था। 2014 में मार्केट को इलेक्शन का वर्डिक्ट अच्छा लगा, मार्केट में बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज मार्केट रनअप में ऑलरेडी चल चुका था। 2019 में करंट बीजेपी गवर्नमेंट को उम्मीद से ज़्यादा सीट्स मिली थी मगर मार्केट में ज़्यादा उछाल नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर बार एक वर्डिक्ट को लेकर के रिएक्ट करता है। 2 बार वो करा है, 2 बार नहीं करा है। 1 सेकंड, अगर आप देखें 2003 की गिरावट के बाद इंडिया का एक बड़ा बुल मार्केट आया था, 2003 के बाद आया था। बिकॉज जो इंडिया इकोनॉमी का उस समय जो कर्व था वो इतना इंपॉर्टेंट था, इतना अच्छा था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रूलिंग पार्टी वाज, मार्केट में एक बड़ा बुल मार्केट आया जिसमें सेंसेक्स 3000 से लेकर के करीब 12 या 20,000 तक गया था। वो बुल मार्केट हमने देखा था। सिमिलरली 2009 में जब सरकार ने यूपीए 2 को एक डबल सर्किट की सलामी दी थी, 3 साल तक मार्केट कहीं नहीं गया बिकॉज सरकार ने डिसअपॉइंट करा था और इकोनॉमी इस समय 2008 के चक्र से निकल नहीं पाई थी और फिर वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स की क्राइसिस हो गई थी। तो जस्ट बिकॉज you have a government, just because you have a outcome, a political outcome which markets like or they don't like, it may not necessarily translate into bull market or a bear market. जहाँ तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं इतना बता सकता हूँ गारंटी से कि जो हमारा इस समय इकोनॉमी का शेप है, शेप, स्केल, साइज, अर्निंग्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग मूविंग अप, मुझे लगता है कि ये जो इंडिया की जो स्टोरी है, इट इज़ अ मल्टी डेकेड स्टोरी। और आज हम इलेक्शंस पे एक पूरा शो बना चुके हैं, 20-25 मिनट हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मगर ट्रस्ट मी 6 months फ्रॉम नाउ इट वुड बी इररेलेवेंट। पिछले 24 साल के अंदर मैंने 4 इलेक्शन साइकिल्स देखी हैं, मैंने बड़े बड़े ग्लोबल क्राइसिस देखे हैं, मैंने कोविड जैसा क्राइसिस देखा है, 2008 का क्राइसिस देखा है, 2011 का 9/11 की हमने बात करी थी, असैसिन देखे हैं, टेरर अटैक्स देखे हैं, मगर यह भी देखा है कि डिस्पाइट एवरीथिंग पुट टुगेदर सेंसेक्स हैज गॉन फ्रॉम 7,000 to 70,000 एंड दैट इज़ व्हाट द ह्यूमन स्पिरिट इज एंड दैट इज़ व्हाट प्रोग्रेस इज एंड दैट इज़ व्हाट राइज विद इंडिया इज। दैट आप अगर वेट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में नॉइज़ होता है, मीडियम टर्म में व्यू होता है, मगर लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स होती है, उस पर फोकस करें। नहीं सर, आपके ये जो 3 अलग अलग सेगमेंट्स में आप पार्टिसिपेंट्स को भी बांटते हो, टाइम पीरियड को भी, ये
बहुत ही अच्छी है और पर्सनली मैं तो इसको बहुत टाइम से सुन भी रही हूँ और ये शायद मैंने भी याद कर लिया मे बी इन फ्यूचर कभी याद करूँ। पर इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़े इवेंट से पहले, इलेक्शन से पहले हमारे सभी दर्शकों को गाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए उन्हें, कैसे अपने आप को प्लेस करना चाहिए और लंबी अवधि का अगर नज़रिया है तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।